Hello guys, I'm Harshika Lakina. Welcome to my channel HL Vibes. Today we'll start chapter number 9, Financial Management. So, Financial Management is the name of your chapter. Financial का क्या मतलब होता है? Financial is your money, your funds and management is उन चीज़ों को सही ढंग से आपको क्या करना, सेट करना, मैनेज करना. अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इसका मतलब है फंड्स को मैनेज करना. ओके, जैसे आप अपने टाइम को मैनेज करते हो, इतना टाइम आपको सेल्फ स्टडी को देना है, इतना ट्यूशन्स को, इतना प्लेइंग, इतना फ़ोन, ठीक है, वो आपका क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है. वैसे जब आप फंड्स को मैनेज करते हो बिजनेस में, वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हर एक बिजनेस के लिए. जितना अच्छी तरह आपके फंड्स, आपका फाइनेंस जो है वो इन्वेस्टेड होंगे बिजनेस में, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो कोई और इंटेंजिबल एसेट्स हो, तो वो आपका डिटरमिन करता है कि आपकी कितनी सक्सेस होगी बिजनेस की. मीन्स जितने अच्छे से आप उन फंड्स को इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी. उसके बाद हम आते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस पे. बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस. ओके, सो जो मनी आपको चाहिए होती है बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, वो आपके पास क्या होती है? वो आपके पास बिजनेस फाइनेंस होता है. ओके, तो इसके लिए हम कहें कि हमें फंड्स तो हर चीज़ के लिए चाहिए. एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए भी चाहिए, उसको रन करने के लिए भी चाहिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए भी चाहिए और एक्सपैंड करने के लिए भी चाहिए. हर चीज़ के लिए फंड्स तो बहुत नेसेसरी हैं. और साथ ही एसेट्स खरीदने के लिए, वेदर टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स हो, तो एसेट्स खरीदने के लिए भी आपको क्या चाहिए? फंड्स चाहिए. टैंजिबल एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा. इनटैंजिबल एसेट्स लाइक ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स और क्या होता है, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा. ओके, अब ये बात थी एसेट्स की. अब आपको फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर बिजनेस के लिए भी फाइनेंस चाहिए. ओके, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं. विल स्टडी इट लेटर ऑन. ओके, उसके बाद आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक समझ लो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि जिनका काम ही यही होता है कि वो इन फंड्स में देखते हैं कि ये फंड्स जो हैं वो बिजनेस में किस तरीके से इन्वेस्टेड है. ओके, तो इसका मेन ये कंसर्न किस लिए होती है? ये ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस. ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब होता है? प्रोक्योरमेंट इज लेना, ठीक है, जहाँ से हम प्रोक्योर कर रहे हैं, जहाँ से हम ले रहे हैं फंड्स को. अब प्रोक्योरमेंट की भी अपनी कॉस्ट होती है. ओके, हम जैसे हमें ये इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये रोल होता है कि ये देखती है कि जहाँ से तुम फंड्स ले रहे हो वहाँ से कॉस्ट आपको बहुत कम पड़े, ठीक है, और उसके यूसेज जो फंड्स लिए हैं वो इस तरीके से यूज हों कि उसके रिटर्न्स आपको काफ़ी ज़्यादा आए. ओके, काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न्स आए. जिससे क्या होगा, ये देखो, अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे को फंड्स प्रोक्योरमेंट में कॉस्ट लगी 1000 की, ओके, और जब मैंने उसको इन्वेस्ट किया वहाँ से मुझे रिटर्न्स मिले, और रिटर्न्स कितने के मिले? रिटर्न्स मिले 1500 के. तो मेरा वैल्यू एडेड कितना हुआ? मेरा वैल्यू एडेड हुआ 500 का. मीन्स मैंने इस तरीके से अपने फंड्स को इन्वेस्ट किया कि मेरा वैल्यू ऐड हो गया. दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती क्या है? वो ये देखती है कि भाई हम कहाँ कहाँ से फंड्स को ले सकते हैं. ओके, तो वो पहले आइडेंटिफाई करती है सोर्सेज जहाँ से वो फंड्स को ले सकती है. उसके बाद उसने अब लिस्ट अप कर लिया. अब वो कंपेयर करेगी कि कहाँ से उसको लेस कॉस्टली पड़ रहा है और कहाँ से उसको लेस रिस्की पड़ रहा है. मीन्स वो कॉस्ट और रिस्क फैक्टर को अपने माइंड में रख के वहाँ से फाइनेंस फाइनल करती है कि मैं यहाँ से लूँगा. ओके, तो इसका एम होता है कि रिड्यूस करे कॉस्ट, ठीक है, मतलब जहाँ से हम ले रहे हैं अपने फंड्स
वहाँ पे जो कॉस्ट लग रही है वो कम लगे, रिस्क अंडर कंट्रोल रहे और हमारे को इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स हमारी हो जाए। अब इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है आपको, अगर हम कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे फंड्स को एम्प्लॉय करना, ठीक है, तो वहां से क्या हुई, डिप्लॉयमेंट हुई फंड्स की, और जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहां पे एम्प्लॉयमेंट हुई फंड्स की। ओके, सो डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, जैसे कि हम जहाँ से फंड्स ले रहे हैं और जहाँ पे हम लगा रहे हैं तो उसमें डिफरेंस हो, मतलब जहाँ पे हमने फंड्स को लगाया है वहां से हमारे को रिटर्न्स ज्यादा आए तभी हमारा फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या देखती है कि हमारे पास इनफ फंड्स रहें, अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स इन द बिजनेस हो, ताकि अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से ना जाए। और इनफ फंड्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा हो, आइडल फाइनेंस भी एक बिजनेस में नहीं होना चाहिए, प्लीज कीप दिस इन माइंड। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपको पता चलेगा आपके ड्रॉर में बहुत सारा पैसा पड़ा है अभी, ठीक है, आइडल फंड है, वो कहीं इन्वेस्टेड नहीं है, सिर्फ पड़ा है, तो आप क्या करोगे, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर में उसको वेस्ट कर दोगे और आपकी एट द एंड क्या होगी, कॉस्ट ऐड होगी। कॉस्ट को बढ़ने नहीं देना, कॉस्ट को अंडर कंट्रोल रखना है। तो इनफ फंड्स है, ना ज्यादा ना कम, कम होंगे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अगर ज्यादा होंगे तो अननेसेसरी वेस्टेज होगी फंड्स की। फाइन, सो हमने अभी पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, उसका काम क्या होता है और वो क्या करती है। अब हम कहेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके डिसीजंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं इतने। तो इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो है कि हमारे अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर लिया जाता है तो वो बहुत जगह से इफेक्ट करता है, मीन्स पूरे बिजनेस को इफेक्ट करता है। अगर आप एक अच्छा डिसीजन ले लोगे तो आपका बिजनेस जो है वो बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा, बट अगर नहीं लोगे तो आपका बिजनेस नीचे आ जाएगा। तो फर्स्ट है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर सपोज हमने 100 करोड़ की एक मशीनरी खरीदी है, फाइन, इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो 100 करोड़ की मशीनरी खरीदने का मैंने एक डिसीजन लिया अपने बिजनेस के लिए। उसने क्या किया, उस मशीनरी की वजह से साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स मेरा बढ़ गया, मीन्स मेरे फिक्स एसेट्स ज़्यादा हो गए, ठीक है, और कॉम्पोजिशन भी ज़्यादा हो। कॉम्पोजिशन का मीन्स होता है कि फिक्स एसेट्स में आपके क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो कॉम्पोजिशन चेंज हो गई और साइज भी मेरे फिक्स एसेट्स का बढ़ गया। उसके बाद है क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। इसका मतलब है कि अब आप खुद सोचने वाली बात है ये कि अगर आप एक मशीन खरीद रहे हो तो मशीन को चलाने के लिए, उसको यूज में लाने के लिए आपको इनपुट डालना पड़ेगा, ठीक है, इनपुट इज योर करंट एसेट्स, आपको उसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह डालने पड़ेंगे तभी आपको वहां से आउटपुट मिलेगा। तो उस 100 करोड़ की मशीनरी को यूज करने के लिए आपको साथ में आपके करंट एसेट्स के जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स भी आपका बढ़ जाएगा। ओके, और वो करंट एसेट्स क्या है, कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, मींस आपके कैश आपके पास पड़ा होना चाहिए ताकि आप फटाफट इनपुट खरीद सको। ओके, और इन्वेंट्री स्टॉक आपके पास पड़ा होना चाहिए ताकि मशीन जो है वो आइडल ना रहे, और रिसीवेबल्स इज बिल रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, इसमें एक पॉइंट आता है, वैसे मैं आपको और समझाने के लिए मैं ये बोलूँगी आपको कि अगर हम कोई भी एक मशीन खरीद रहे हैं, ओके, कोई भी मशीन खरीद रहे हैं तो उसके साथ हमारे को क्या चाहिए, उसके साथ हमारे को कमेंसरेट इंक्रीज हो जाता है। कमेंसरेट इज साइमल्टेनियस, साथ के साथ आपका क्या हो जाता है, साथ के साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इज करंट एसेट्स ओनली, ओके। और इसमें एक लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, आई वांट टू टेल यू, इज पेज नंबर 239 ऑफ एनसीईआरटी बुक। ओके, इसमें पेज नंबर 239 पे लास्ट में सेकंड पॉइंट में ही
एक लाइन है दैट इन एडिशन डिसीजंस अबाउट क्रेडिट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट affect the amount of debtors and inventory, which in turn affect the total current assets as well as their composition. ओके तो ये कभी कभी लाइन जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में एज अ केस स्टडी आ जाती है, तो आपको यही वाला पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वो आपको समझाना है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज डन। उसके बाद आता है दैट हमारा ये फाइनेंशियल डिसीजन ही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन है कि अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज, कि कितना उसको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए और कितना शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए। ओके सो लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से होते हैं जो कि हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेसिस तक बहुत सालों सालों तक इन्वेस्टेड रहते हैं, और शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं दैट इज जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं कि हम थोड़े दिन बाद दे देंगे, 1-2 महीने बाद दे देंगे, 2-3 महीने बाद दे देंगे, क्रेडिटर्स वगैरह यू कैन से। ओके सो अब इसमें एक पॉइंट आता है, ठीक है, वो एक समझने वाली बात है। अगर इसमें कहते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस में लिक्विडिटी रखनी है, लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, लिक्विडिटी इज जो आप फटाफट कैश में चेंज कर सको, मीन्स लिक्विडिटी इज आपके बिजनेस में लिक्विड एसेट्स बहुत सारे हैं, और लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं जो कि इजीली कन्वर्टेबल होते हैं इन कैश। ओके सो आपको अगर बिजनेस में फ्लो ऑफ कैश रखना है कि आपका जब भी कोई पैसे मांगना है आपके पास हो और आप दे दो, ठीक है, तो अगर आपको अपने बिजनेस में लिक्विडिटी रखनी है तो आपको लॉन्ग टर्म फंड्स लेने चाहिए, ठीक है, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी रखनी है तो शॉर्ट टर्म फंड्स लेने चाहिए। ऐसा क्यों है, मैं रीजन बताती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि करंट लाइबिलिटीज को लेस कॉस्टली माना जाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज से कंपैरिजन में। ओके मीन्स ये माना जाता है कि करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो लेस कॉस्टली पड़ती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी रहे तो आप हमेशा करंट लाइबिलिटीज के पास जाओगे। तो करंट लाइबिलिटीज हमारे को क्या देती है, प्रॉफिटेबिलिटी। ओके एंड हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे को लिक्विडिटी देती है। तो अगर आपको लिक्विडिटी रखनी है तो आप कहाँ जाओगे, लॉन्ग टर्म फंड्स के पास, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी रखनी है तो कहाँ जाओगे, शॉर्ट टर्म फंड्स के पास। ओके तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट, इक्विटी एक्सेट्रा। अब इसका मतलब है कि अगर आपने सोच लिया अगर आपको लिक्विडिटी रखनी है, लॉन्ग टर्म फंड्स लेने हैं, तो अब आपको ये देखना है कि आपको बोरोड फंड्स लेने हैं या ओनर्स फंड्स लेने हैं। दैट इज वो फंड्स कहाँ से लेने हैं, डेट से लेने हैं या इक्विटी से लेने हैं। ओके उसके बाद आता है ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर इफेक्टेड, मीन्स सारी आइटम्स जो होती हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन से कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती है। ओके इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड होगी। ओके अगर फाइनेंशियल डिसीजन लिया मैंने डेट से लॉन्ग टर्म फंड्स लेने का, तो उससे मेरा इंटरेस्ट इफेक्ट होगा, ठीक है। और अगर मैं कह रही मशीन खरीदनी है तो मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो एक्सपेंसेस इफेक्ट हुए। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने मशीनरी खरीदी तो डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगी, तो डेप्रिसिएशन पे भी इफेक्ट पड़ा। मीन्स हर एक आपकी आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो है वो इफेक्ट होगी, वेदर इनडायरेक्टली और वेदर डायरेक्टली। ओके सो ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर बिजनेस डिपेंड करती है कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस कितने अच्छे हैं। सो अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जिसके पास आपकी कंपनी का कुछ हिस्सा होता है, इक्विटी होती है, ठीक है। वो इक्विटी शेयर्स जिनके पास होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना होता है।
जिसको हम ये बोल सकते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट, प्राइमरी कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ओके, तो इसमें ये क्या होता है, हमारे शेयर होल्डर्स को खुश रखना होता है। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो 3 तरीके के डिसीजन लेती है। ये 3 जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो ये 3 डिसीजंस लेने होते हैं, उसको इस तरीके से लेने होते हैं कि वो हमारी कोई वैल्यू ऐड करे। ठीक है, इस वजह से उनकी शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। हमने कहा मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो शेयर होल्डर्स के पास क्या है, इक्विटी शेयर्स। अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वर्थ ज़्यादा होगी तो वो अपने आप ही अमीर हो जाएंगे। तो हमारे को अपनी इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादा करना है। ओके, इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस ज़्यादा कर देंगे तो हम हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी ज़्यादा कर देंगे। तो इसमें हमने बोला कि मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे बढ़ता है। अगर आपकी कॉस्ट आपके रिटर्न्स से कम है, अगर आपकी कॉस्ट आपके रिटर्न्स से कम है तो आप में, आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड होगी। उस वैल्यू एडेड का एट द एंड रिजल्ट किसको मिलेगा, फ्रूट किसको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू एडेड से हमारा क्या हुआ, हमारे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई मीन्स हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ हमने बढ़ा दी, तो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट जो है वो फुलफिल हो गया। उसके बाद हमने कहा कि डिसीजंस जो हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए, वो इतने फ्रूटफुल होने चाहिए कि वो कहीं ना कहीं हमेशा वैल्यू ऐड करे, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करें वो। ओके, सो ये तभी कहा जाता है कि अगर हम ऐसा डिसीजन लें, मीन्स अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उसमें से हमेशा बेस्ट सिलेक्ट करें ताकि हमारे पास हमेशा कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो और एट द एंड हमारे इक्विटी शेयर्स का प्राइस ज़्यादा हो। अगर कभी ऐसा होता है कि हमारा जो इक्विटी शेयर्स का प्राइस है वो कम हो जाता है तो इससे क्या मतलब है कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत ज़्यादा पुअर हैं। ओके, सो हर बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम करती है कि वो चाहे बड़े डिसीजन ले रही हो या छोटे डिसीजन ले रही हो, हमेशा वो कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करके जाए, उसकी कॉस्ट से ज़्यादा उसके रिटर्न्स हों ताकि उसका जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट है वो पूरा हो जाए। ओके, अब ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट के लिए वो 3 डिसीजन लेती है। उन पहले मेन हेड है उसको फाइनेंशियल डिसीजन, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है। अब फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो भी आपके क्या है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में आपके वो डिवाइडेड है। ओके, तो फर्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि वो कहाँ इन्वेस्ट करे, जिसको आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। ओके, एंड फाइनेंसिंग डिसीजन कि अगर उसको अपने बिजनेस को फाइनेंस करना है तो वो बोरोड फंड्स के पास जाए या ओनर्स फंड्स के पास जाए। और डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन इज कि वो कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट का कितना पार्ट वो दे। ओके, ये अभी बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में बताया है मैंने। नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके अलग अलग फैक्टर्स पढ़ेंगे। ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।